अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है फ़ोटो केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आम तौर पे जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के नतीजे में इफ़ेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के जिसमें क्या हो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो और वो लाइट की एब्सेंस में हो, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं थर्मल रिएक्शंस या फिर डार्क रिएक्शंस। ज़रा इसकी डेफिनेशन देखिएगा। द रिएक्शंस विच आर काज्ड बाय हीट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड थर्मल और डार्क रिएक्शंस। ठीक है। तो आम तौर पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्शंस कहते हैं या फिर डार्क रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की एब्सेंस में होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लाइट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। वो लाइट रेडिएशंस जो हैं वो विजिबल या अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये रीजन होता है। ठीक है, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो क्या है कि जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसा रिएक्शंस जो कि विजिबल या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से हो, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से हों। ठीक है, केमिस्ट्री के इस ब्रांच को क्या कहेंगे, फोटोकेमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास मिक्सर है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का हमारे पास मिक्सर है। ये अनचेंज रहेगा, इन दोनों के दरमियान कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि हम क्या करें, लाइट एक्सपोज ना करें। ठीक है, जैसे ही जो है लाइट रेडिएशन पड़ेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं इनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता इन डार्क। ठीक है, आप इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को बेशक हीट कर लें तो इनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही लाइट एक्सपोज होगी तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। अब यहाँ ज़रा देखें कि हमारे पास एक बोतल है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेज हैं। ठीक है, इन दोनों के इक्विमोलर जो है अमाउंट है। इस बोतल को एक एंड से क्लोज किया हुआ है बाय हैंड वॉल। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही लैंप को ऑन किया जाएगा, ठीक है, बीम ऑफ लाइट जो है वो मिक्सर पे पड़ेगी, मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इनके दरमियान बहुत तेज़ रिएक्शन होगा। ठीक है, द रिएक्शन अकर विद एन एक्सप्लोजन। तो नतीजतन क्या होगा, द बॉल इज एक्सपेल्ड विद हाई वेलोसिटी सो दैट इट स्ट्राइक्स द ऑपोजिट वॉल ऑफ द लेक्चर थिएटर। ठीक है, यानी इन दोनों के दरमियान लाइट की प्रेजेंस में इतना फास्ट रिएक्शन हो रहा है कि उसने क्या किया है, जो बॉल है, हैंड बॉल, वो इतनी वेलोसिटी से बॉटल से बाहर निकली है और दीवार के साथ टकराई है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा फोटोकेमिकल और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस दीज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, लाइट रेडिएशंस की। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है या क्या इवॉल्व होती है। सेकंड पॉइंट ज़रा देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है,
जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दीज रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन डार्क एज वेल एज इन लाइट। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जो हैं ये लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं और लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि टेम्परेचर हैज़ अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का बहुत ही कम इफेक्ट होता है। ठीक है, जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शन में जो टेम्परेचर है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ऑन द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो डेल्टा जी फॉर फोटोकेमिकल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि डेल्टा जी जो है फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव। The absorbed photon excites a particular atom or group of atom which become site of the reaction। अब क्या होता है कि फोटोकेमिकल एक्साइटेशन ये हाईली सिलेक्टिव है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, जब फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो उससे क्या होगा, उससे पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल ही एक्साइट होंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम एक्साइट होंगे। जबकि क्या होता है, थर्मोकेमिकल एक्साइटेशन जो है ये नॉन सेलेक्टिव है इन नेचर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो नतीजतन तमाम जो हैं एटम्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे इफेक्टिव कूलिंग इंक्रीज़ होगी और रिएक्शन जो है प्रोसीड होगा। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो क्या होता है, फोटोकेमिकल एक्साइटेशन ये हाईली सेलेक्टिव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था फोटोकेमिकल और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेयर लैम्बर्ट्स लॉ को। ठीक है, तो इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं। क्या है कि जब मटेरियल बॉडी पे लाइट फॉल करती है, ठीक है, या मटेरियल बॉडीज़ एक्सपोज होती हैं टू रेडिएशन, तो इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट जो है वो स्कैटर हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि सब्सटेंस क्या करता है, सब्सटेंस कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बाकी जो रेडिएशन है, ठीक है, वो सब्सटेंस से एज इट इज़ पास कर जाती हैं, यानी ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके नतीजे में जो इंटेंसिटी है ट्रांसमिटेड लाइट की वो डिक्रीज़ होती है। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइट रेडिएशन, तो इंसिडेंट बीम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को हम आई नॉट कह रहे हैं। ठीक है, अब जब ये क्या करेगी, इस मीडियम से पास होगी, तो मीडियम से पास होने के नतीजे में कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस मीडियम से जो ट्रांसमिट हो रही है इमर्जेंट बीम जो है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होता है कि जो लाइट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखिएगा कि इंसिडेंट लाइट की कितनी फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुई है, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम पे। ठीक है, यानी कि इस मीडियम की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी इंसिडेंट जो लाइट है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो लैम्बर्ट ने क्या किया, लैम्बर्ट ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन ड्राइव किया है। ठीक है, जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो कितनी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू द पैसेज थ्रू अ होमोजीनियस मीडियम ऑफ थिकनेस dx। ठीक है, एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लैम्बर्ट ने अपना लॉ जो पेश किया है वो क्या है, वो कहता है कि द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट with thickness of the absorbing medium at any point is directly proportional to the intensity of light। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी डिक्रीज होगी, किस वजह से, ड्यू टू द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, -di/dx प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब डी आई क्या है, इज़ अ स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जितनी कमी आई है उसको हम डी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कमी कब आई कि जब लाइट किससे पास हुई है, ठीक है, मीडियम से पास हुई है जिसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, वो थी डी एक्स। ठीक है, और आई हमारे पास क्या है, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
जस्ट बिफोर एंटरिंग द मीडियम। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जब हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया ए क्या है, ये है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसे क्या कहते हैं, इसे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। अब अगर हम क्या करें, ठीक है, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करें तो हम इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग आई इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एक्स प्लस सी। और ये इक्वेशन हमारे पास आई है इंटीग्रेशन के बाद, यानी इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे कैपिटल सी जो है ये क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास x जो है वो ज़ीरो हो, x हो ज़ीरो हो, इसका मतलब क्या है कि थिकनेस अगर हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, तो i किसके इक्वल होगा, i इक्वल होगा i नॉट के, ठीक है, i किसके इक्वल होगा, i नॉट के। तो अगर हम क्या करें, x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, i किसके, i नॉट के इक्वल, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। c किसके इक्वल आ रहा है, माइनस नेचुरल लॉग i नॉट। तो जब हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी नेचुरल लॉग i ओवर i नॉट इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये रिलेशन क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू i नॉट इंटू ई पावर माइनस ए एक्स। अब हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a ओवर 2.303, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और माइनस नेचुरल लॉग i ओवर i नॉट टर्म ये क्या कहलाती है, ये टर्म जो है ये कहलाती है एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम, एब्जॉर्बेंस ऑफ द मीडियम। और a जो है ये क्या होगी, अगर हम एब्जॉर्बेंस को a से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, एब्जॉर्बेंस को किससे रिप्रेजेंट करें, a से रिप्रेजेंट करें। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस या फिर लेंथ ऑफ द मीडियम। अब लैम्बर्ट लॉ जो है इसको एक्सटेंड किया था बेयर ने, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ थिकनेस, गिवन थिकनेस, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी बट आल्सो ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि एब्जॉर्ब होती है वो ना सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है बल्कि मीडियम की या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरह ज़रा देखिएगा रिलेशन क्या है, बेयर्स लॉ क्या कह रहा है, ठीक है, द डिक्रीज इन द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों लॉज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्रोपोर्शनल इक्वल टू आई इंटू सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सी इज़ एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर और बी इज़ कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। बी क्या है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। अब जब हम लैम्बर्ट लॉ इक्वेशन को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले यहाँ पे क्या था, जस्ट एक्स था, एक्स क्या था, पाथ लेंथ, ठीक है, या थिकनेस ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन भी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, बी ओवर 2.303 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, इसे कहते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट है, ठीक है। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है, ठीक है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग सोल्यूट एज वेल एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट यूज्ड। यानी मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग सोल्यूट पे और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये लॉग आई ओवर आई नॉट को हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए, दैट इज़ एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इनटू सी इनटू एक्स। अब एक्स को सम टाइम आपने देखा होगा कि एल लिखा हुआ है और ये लॉ क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड बेयर लैम्बर्ट लॉ। अब यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन।
और ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है बेयर लैम्बर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि लिमिटेशन क्या है बेयर लैम्बर्ट्स लॉ की। ठीक है, बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शुड बी क्या होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, इसके अलावा द लाइट बीम शुड नॉट बी स्कैटर्ड। ठीक है, इसमें हमने स्कैटरिंग का जिक्र नहीं किया, हमने क्या किया कि मीडियम जो है वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है और बाकी जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो इसका मतलब है बेयर लैम्बर्ट लॉ जो है ये सिर्फ जो है अप्लाई होता है फॉर डाइल्यूट। जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होते हैं तो नतीजतन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो अब एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, इसको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमिन द एब्जॉर्ब इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर अ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हम क्या करें, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि एब्जॉर्ब हुई है उसको डिटरमिन कर लें। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है लाइट सोर्स है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेट्रिक के थ्रू पास होके जो लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जब वो सैंपल से पास होगी तो सैंपल क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और बाकी जो है वो कहाँ जाएंगी, वो ट्रांसमिट होके डिटेक्टर तक जाएंगी। तो डिटेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो उन रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा जो कि सैंपल से पास होके डिटेक्टर तक पहुँची हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है क्या होगा, इस तरह हम लाइट इंटेंसिटी जो कि एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, उसको फाइंड कर सकेंगे। तो ज़रा देखिएगा, लाइट बीम फ्रॉम अ सूटेबल सोर्स, आम तौर पे जो सोर्स यूज़ होता है वो क्या है, टंगस्टन फिलामेंट या फिर मर्करी वेपर लैंप को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इज़ रेंडर्ड पैरेलल फॉर द लेंस बाय द लेंस। अब क्या किया जाता है कि फ़िल्टर या मोनोक्रोमेटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द बीम देन पासिस थ्रू अ फिल्टर और मोनोक्रोमेटर विच यील्ड्स लाइट ऑफ वन वेवलेंथ ऑन दी। ठीक है, मोनोक्रोमेटर क्या करता है, ये जो है तमाम जो वेवलेंथ्स हैं उनमें से जस्ट एक वेवलेंथ को चूज़ करता है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को चूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मोनोक्रोमेटर। ठीक है, द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर्स द रिएक्शन सेल, वो कहाँ पे एंटर होगी, वो रिएक्शन सेल में एंटर होगी। रिएक्शन सेल किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का। ठीक है, तो क्या होगा, द पार्ट ऑफ लाइट दैट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सैंपल क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो कहाँ जाएगी, वो स्ट्राइक करेगी डिटेक्टर पे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैयर किया जाएगा, पहले मैयर किया जाएगा विद द एम्प्टी सेल। ठीक है, और देन मैयर किया जाएगा विद द सेल फिल्ड विद द रिएक्शन सैंपल। अब ज़रा पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो सेल होगा वो एम्प्टी होगा, तो सारी की सारी लाइट जो है मोनोक्रोमेटर से जो आ रही है वो कहाँ तक जाएगी, डिटेक्टर तक जाएगी। ठीक है, डिटेक्टर उसकी रीडिंग को फाइंड कर लेगा, ठीक है, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जब हम सेल में अपना सैंपल प्लेस करेंगे तो सैंपल क्या करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचेगी। तो इस तरह जो है हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, रीडिंग्स को, पहले किससे थी, एम्प्टी सेल से पास होकर डिटेक्टर तक पहुंची थी, उसके बाद जो है सैंपल से पास होकर डिटेक्टर तक पहुंच रही है। अब ज़रा देखिएगा, फर्स्ट रीडिंग हमारे पास जो आएगी वो होगी इंसिडेंट इंटेंसिटी की, यानी आई नॉट की। ठीक है, सेकंड जो होगी वो हमारे पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की रीडिंग होगी। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ये एक्चुअली किसका होगा, ये होगा एब्जॉर्ब। अब इस मकसद के लिए हम डिफरेंट जो है टाइप्स के डिटेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि क्या किया जाए, मैयर किया जाए इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को।
तो इसमें हमारे पास है थर्मोपाइल, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और केमिकल एक्टिनोमीटर, ठीक है। तो इनको यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन जो है हम इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है थर्मोपाइल, ठीक है। थर्मोपाइल को हम एज अ डिटेक्टर यूज़ करते हैं। थर्मोपाइल जो है किस पे मुश्तमिल होता है? ये सीरीज़ ऑफ थर्मोकपल्स पे मुश्तमिल होता है। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल बेसिकली है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा कि बिस्मथ और सिल्वर जो है, ठीक है, अनलाइक मेटल्स होंगी, डिफरेंट मेटल्स होंगी, तो उनका कम्बिनेशन से क्या बनेगा? थर्मोकपल बनेगा, ठीक। तो थर्मोकपल को आम तौर पे टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है कि इसका एक एंड जो है, ठीक है, उसको लैंप ब्लैक के साथ ब्लैक कर दिया जाता है, और जब लाइट रेडिएशन जो हैं उस ब्लैक एंड पे पड़ती हैं, तो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं और थर्मोकपल जो है वो हीट अप होना शुरू होता है, ठीक है। जैसे ही वो हीट अप होगा तो क्या एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन द टू एंड्स, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, और उस करंट को हम फिर मेजर करेंगे थ्रू गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है? द करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, उतना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो थर्मोपाइल जो है, इसको पहले क्या किया जाता है? इसको कैलिब्रेट किया जाता है, इसकी कैलिब्रेशन की जाती है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करके पहले इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, और फिर जो है इसको एज अ डिटेक्टर यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह जो है थर्मोपाइल वो हमें क्या करता है? लाइट रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन के नतीजे में करंट जो है प्रोड्यूस होता है, और करंट को मेजर करके हम फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा, ठीक है, थर्मोपाइल के रेडिएशन जो हैं यहाँ जब इस ब्लैक एंड पे पड़ेंगी तो क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंड जो है ये हीट अप होना शुरू होगा। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो करेंगे थ्रू द सर्किट, और गैल्वानोमीटर के ज़रिए हम क्या करेंगे? फिर हम जो है करंट इसको फाइंड करेंगे। तो इंटेंसिटी जो है ऑफ रेडिएशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैन बी कन्वेंशनली यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है कि इसमें जो लाइट है, लाइट रेडिएशन वो स्ट्राइक करती हैं एक्टिव मेटल पे, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। आमतौर पे जो मेटल यूज़ की जाती है सीजियम, सोडियम या पोटाशियम। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही लाइट मेटल पे स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? वो जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो क्या होगा? एक करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट, जिसको मेजर किया जाएगा एमीटर के ज़रिए, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा? जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? करंट जो की रीडिंग जो आएगी, करंट जो हम मेजर करेंगे, उससे हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मेजरमेंट आ जाएगी। तो यहाँ ज़रा फिगर देखिएगा कि लाइट जो है ये क्या होगी? मेटल इलेक्ट्रोड पे पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट से क्या करेंगे? सर्किट के थ्रू मूव करेंगे, तो यहाँ पे एम मीटर के ज़रिए क्या किया जाएगा? करंट इंटेंसिटी को मेजर किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एक्टिनोमीटर। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम क्या करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक्टिनोमीटर में हम एक ऐसे केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हैं कि जिसका रेट आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है, सिंपल डिवाइस जो है, इसमें क्या है? यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें क्या है कि इसमें 0.05 मोलर ऑक्जेलिक एसिड और 0.01 मोलर यूरेनाइल सल्फेट होता है इन वाटर। तो जब रेडिएशन एक्सपोज होती हैं तो नतीजतन ऑक्जेलिक एसिड जो है वो डीकम्पोज होता है। किस में डीकम्पोज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है ऑक्जेलिक एसिड की, कितनी बाकी बच गई है? क्या होगा कि जब लाइट रेडिएशन पड़ेंगी तो ऑक्जेलिक एसिड डीकम्पोज होगा, ठीक है। बाकी ऑक्जेलिक एसिड कितना बच गया है जो कि डीकम्पोज नहीं हुआ, उसको हम टाइट्रेशन के ज़रिए मेजर करते हैं, ठीक है। देखिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दैट रिमेन्स
कैन बी फाउंड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, द यूज्ड अप कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि कितना ऑक्जेलिक एसिड जो है वो क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, कितना डिकम्पोज हुआ है। तो उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हैं डिटेक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देयर आर टू बेसिक लॉज गवर्निंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहला जो लॉ है वो है ग्रोथस ड्रेफर लॉ। ठीक है, ग्रोथस ड्रेफर लॉ। अच्छा देखिएगा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब लाइट जो है, ठीक है, वो सेल में से पास करती है जिसके अंदर क्या मौजूद है, रिएक्शन मिक्सचर मौजूद है, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, और वही लाइट जो कि एब्जॉर्ब होती है वो केमिकल रिएक्शन की वजह बनती है। ठीक है, और बाकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इनइफेक्टिव रहती है केमिकली, तो क्या होगी, वो इनइफेक्टिव जो है वो पास हो जाएगी थ्रू द मिक्सर। तो 19 सेंचुरी में ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, ग्रोथस और ड्रेपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे स्टडी की। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया। इन्होंने कहा कि इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब्ड लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने कहा कि वही लाइट जो कि एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो ही केमिकल रिएक्शन की वजह बनती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो तो उसके नतीजे में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो लाइट रेडिएशन क्या करेगी, ठीक है, वो अनयूज्ड रहेगी और उसी तरह क्या हो जाएगी, री एमिट हो जाएगी हीट और लाइट में। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। देखिएगा, इट इज़ ओनली द एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल रिएक्शन। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मस्ट नेसेसरली बी फॉलोड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, द लाइट एनर्जी रिमेन्स अनयूज्ड, इट मे बी री एमिटेड एज हीट और लाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, री एमिट हो जाएगी। अब ये लॉ जो है ये प्योरली जो है ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। ठीक है, क्वालिटेटिव इन नेचर है। ये लॉ जो है ये इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि जब लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो मॉलिक्यूल में किस तरह की चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो ये जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या कहता है, ये सिंपली कहता है कि वो लाइट जो कि एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वही इफ़ेक्टिव होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, सेकंड लॉ जो है ये लॉ क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब स्टार्क और आइंस्टाइन ने 1905 में क्वांटिटेटिवली जो है स्टडी किया फोटोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, अब इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि हर मॉलिक्यूल जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ठीक है, वो जस्ट एक सिंगल क्वांटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सिंगल फोटोन जो है वही एब्जॉर्ब करेगा, और जो मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो वन फोटोन यानी सिंगल फोटोन इक्विवेलेंट एनर्जी को गेन कर लेगा, तो वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्क और आइंस्टाइन इन्होंने अपना लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जो पेश किया, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है, इसने क्या किया है, वन फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड मॉलिक्यूल फिर किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये ज़रा स्टेटमेंट देखिएगा, इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, in a photochemical reaction, each molecule of the reacting substance absorbs a single photon of radiation, causing the reaction and is activated to form a product. ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में हर मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिंग सब्सटेंस का,
वो सिंगल फोटोन एब्जॉर्ब करता है, उसके नतीजे में एक्टिवेट होता है और की वजह बनता है। अब यहाँ पे ज़रा इक्वेशनल फॉर्म देखिएगा कि हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, इसने रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड में स्टेट में कन्वर्ट हो गया और फिर एक्साइटेड स्टेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि आमतौर पे हम जो क्वांटिटीज़ लेते हैं वो मोलर क्वांटिटीज़ लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल है ए का, तो ये कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा 1 मोल ऑफ फोटोन्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ फोटोन्स। तो ज़रा देखिएगा इसकी एनर्जी क्या होगी। ई किसके इक्वल होता है? ई इज इक्वल होता है एच न्यू के, ठीक है। और जब हमारे पास 1 मोल हो गए फोटोन, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? वो हमारे पास होगी एन एच न्यू, ठीक है। और ये किसके इक्वल आता है? ये इक्वल आता है 1 आइंस्टाइन। तो ज़रा देखिएगा 1 मोल ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी 1 मोल फोटोन की जितनी एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 1 आइंस्टाइन, ठीक है। अब ज़रा ये देखिएगा 1 आइंस्टाइन जो है ये किसके इक्वल है? यहाँ पे मैं इसका रिलेशन लिख रहा हूँ। 1 आइंस्टाइन जो है, ठीक है, ये इक्वल होता है 2.895 ओवर लैम्डा 10 रेज़ पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5। अब क्योंकि ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको याद रख लेना है। अब ये है किलो कैलोरीज पर मोल, अगर हम इसे किलो जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो इस हिसाब से आपने इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो 1 आइंस्टाइन याद रखिएगा, 1 आइंस्टाइन इज द एनर्जी इक्वल टू 1 मोल ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे हम दोनों लॉज जो हैं इसको रिपीट कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा। ग्रोथस ड्रेपर लॉ क्या था? इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ये कहता है कि ओनली द लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय अ मॉलिक्यूल कैन बी इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल चेंजेस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और स्टार्क आइंस्टाइन लॉ जो सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री है, ये क्या है? इट स्टेट्स दैट फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ केमिकल सिस्टम ओनली 1 मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होगा और फोटोकेमिकल रिएक्शन। जी नेक्स्ट देखिएगा कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें 2 तरह के रिएक्शन शामिल हैं। एक है प्राइमरी रिएक्शन और दूसरा है सेकेंडरी रिएक्शन। द ओवरऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन में कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शंस। अब देखिएगा कि प्राइमरी रिएक्शन किसे कहते हैं। अ प्राइमरी रिएक्शन प्रोसीड्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, यानी वो रिएक्शन जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन से होगा उसे क्या कह रहे हैं? प्राइमरी रिएक्शन, ठीक है। जबकि सेकेंडरी रिएक्शन क्या होगा? सेकेंडरी रिएक्शन इज अ थर्मल रिएक्शन विच अकर्स सब्सिक्वेंट टू द प्राइमरी रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जो कि प्राइमरी रिएक्शन के बाद होगा, ठीक है, और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा थर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी कि पहला रिएक्शन जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन की वजह से है, जबकि नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा वो सेकेंडरी रिएक्शन कहलाएगा और वो किसकी वजह से होगा? वो थर्मल रिएक्शन होगा, टेम्परेचर की वजह से होगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देखें कि HBr की ब्रेक डाउन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये हो रहा है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी रिएक्शन। और इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हैं तो वो क्या हैं? वो टोटल थर्मली हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रिएक्शंस। तो प्राइमरी रिएक्शन जो है ये लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस को ओबे करेगा, जबकि सेकेंडरी रिएक्शन जो है ये लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट को ओबे नहीं करेगा, ठीक है। द सेकेंडरी रिएक्शंस हैव नो कंसर्न विद द लॉ। तो ये आपने याद रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्राइमरी रिएक्शन जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से होंगे, और उसके बाद सबसेक्वेंट जो रिएक्शन होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें सेकेंडरी रिएक्शंस कहा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है क्वांटम यील्ड, ठीक है, इसे क्वांटम एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब हमने सेकंड लॉ जो पढ़ा था वो क्या था? सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो हमने पढ़ा था कि फॉर एवरी सिंगल मॉलिक्यूल 1 फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू
अकर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया गया फोटोकेमिकल रिएक्शन में कि ये हर बार जो है आइंस्टाइन लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, इट हैज़ बीन शोन दैट नॉट ऑलवेज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ओबेज द आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, the number of molecules reacted or decomposed is often found to be different from the number of quanta or photons of radiation absorbed in a given time। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं या डीकम्पोज हो रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं किसकी निस्बत कि जितने नंबर ऑफ क्वांटा या फोटोन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट जो है इक्वल जो है हर मॉलिक्यूल के लिए जो है वो एक फोटोन अब्जॉर्ब नहीं होता, सम टाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं। सो द क्वांटम यील्ड कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज टर्म क्वांटम यील्ड। ठीक है, क्वांटम यील्ड क्या है कि पर फोटोन ऑफ लाइट कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या बन रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड कहते हैं, और इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह फॉर्मूला देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। अच्छा देखिएगा कि वो तमाम रिएक्शंस जो कि आइंस्टाइन लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एक फोटोन पर फोटोन जो है एक मॉलिक्यूल ही डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो क्वांटम यील्ड होगी वो क्या होगी, वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड 1 के इक्वल कब आएगी, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है क्या करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी आइंस्टाइन लॉ को फॉलो करेगा तो उसके लिए फाई की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, अगर क्या हो कि अगर पर फोटोन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल डिकम्पोज हों तो फिर जो है फिर क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। फिर क्या होगी, क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाई क्वांटम यील्ड। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि डिकम्पोज हो रहे हैं पर फोटोन वो 1 से लेस हों तो फिर क्वांटम यील्ड जो है वो क्या होती है, वो होती है लेस देन 1। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे लो क्वांटम यील्ड। ठीक हो गया, तो दोबारा देखिएगा, क्वांटम यील्ड से क्या मुराद है कि पर फोटोन जो है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्ट कर रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं या फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, और अगर पर मॉलिक्यूल जो है वो एक ही पर फोटोन एक ही मॉलिक्यूल जो है डिकम्पोज हो रहा है तो क्वांटम यील्ड 1 होगी। ठीक है, और अगर पर फोटोन 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो क्वांटम यील्ड 1 से ग्रेटर होती है। और अगर जो है पर फोटोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 से लेस डिकम्पोज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्वांटम यील्ड क्या है, लो है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा कि हाई क्वांटम यील्ड की क्या रीज़न है। ठीक है, काज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। अब हाई क्वांटम यील्ड की रीजंस में सबसे पहली रीज़न जो है वो क्या है, रिएक्शंस सब्सिक्वेंट टू द प्राइमरी रिएक्शन। अब क्या होता है कि सम टाइम प्राइमरी रिएक्शन में एक फोटोन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करता है। ठीक है, प्राइमरी रिएक्शन में क्या होगा, एक फोटोन एक ही मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेगा। ठीक है, लेकिन फिर जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो सब्सिक्वेंट रिएक्शन में क्या होंगे, वो फर्दर जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले रिएक्शन में एक ही ए बी मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन में एक और ए बी मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो यूज़ कितना हुआ, एक ही फोटोन यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो हैं ए बी के वो डिकम्पोज हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटम यील्ड जो है वो 1 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे ज़रा देखें, 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन हैज़ डिकम्पोज्ड 2 मॉलिक्यूल्स, 1 इन द प्राइमरी रिएक्शन एंड 1 इन द सेकेंडरी रिएक्शन। सो इस रिएक्शन के लिए जो क्वांटम यील्ड होगी वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब जो सेकंड रीज़न है, सेकंड रीज़न क्या है कि अ रिएक्शन चेन फॉर्म्स मेनी मॉलिक्यूल्स पर फोटोन। अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो क्या होगा कि किसी रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी डिसोसिएशन के नतीजे में क्या होगा, जो फर्दर एक्साइटेड एटम्स बनेंगे तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी रिएक्शन को चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, इस तरह एक फोटोन से क्या होंगे, बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे।
तो इस तरह क्या होता है, अ रिएक्शन चेन फॉर्म्स मेनी मॉलिक्यूल्स पर फोटोन। ठीक है, तो ये एक रीज़न है हाई क्वांटम यील्ड की। अब यहाँ ज़रा देखें कि A2 मॉलिक्यूल ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो ये डिसोसिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद A जो है दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। इसी तरह ये क्या होगा, ये एक चेन रिएक्शन चलेगा जिससे बहुत से मॉलिक्यूल जो हैं वो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी एग्जांपल के जिनकी क्वांटम यील्ड जो है वो हाई है। तो ज़रा देखिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जो डीकम्पोजिशन है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की मौजूदगी में होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से, और उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी रिएक्शन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी रिएक्शन स्टार्ट होगा। सेकेंडरी रिएक्शन में क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है कि एक फोटोन की एब्जॉर्प्शन से दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल डीकम्पोज होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या होती है, 2। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, हाई क्वांटम यील्ड की, ये है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल चेन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि मिक्सचर जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ठीक है, इसको लाइट पे एक्सपोज किया जाता है हैविंग वेव लेंथ लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है रैपिडली रिएक्ट करते हैं और नतीजतन क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिएगा कि प्राइमरी स्टेप में क्या होता है। प्राइमरी स्टेप में क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और डिसोसिएट होता है 2 क्लोरीन एटम्स में। ठीक है, यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुआ है और क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, सेकेंडरी रिएक्शंस में क्लोरीन का जो एटम है सेकंड स्टेप में वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोपगेटिंग रिएक्शन। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या होता है, इनिशिएशन, उसके बाद होता है प्रोपगेशन। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, फर्दर जो है सेकेंडरी रिएक्शन में मजीद ये रिएक्शन चलेगा और हाइड्रोजन जो है दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, एक चेन रिएक्शन चलता जाएगा। ठीक है, एक स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह एक चेन रिएक्शन चलेगा और क्या होगा कि बहुत से क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक चेन रिएक्शन है और इसमें इनिशिएशन क्या हुई थी, सिंगल फोटोन से। अब ये ऐसा रिएक्शन है जिसकी क्वांटम यील्ड जो है वो क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। अब ये रिएक्शन जो है ये टर्मिनेट कैसे होगा, कि जब दो क्लोरीन एटम्स आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूलर क्लोरीन बना देंगे। ठीक है, द चेन रिएक्शन टर्मिनेट्स व्हेन द क्लोरीन एटम्स रिकम्बाइन एट द वॉल्स ऑफ द वेसल वेयर दे लॉस्ट देयर एक्सेस एनर्जी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा कितने HCl मॉलिक्यूल्स जो हैं, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स जो कि फॉर्म्ड हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं फॉर अ फोटोन ऑफ लाइट, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी इसकी क्वांटम यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी है, तकरीबन 10⁻⁴ से 10⁻⁶ क्वांटम यील्ड है। इसका मतलब है कि सिंगल फोटोन की वजह से कितने हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल बने हैं, तकरीबन जो है वो 10,000 से 10 लाख तक। ठीक है, इतनी हाई क्वांटम यील्ड है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लो क्वांटम यील्ड की क्या रीजंस हैं। ठीक है, काजेज ऑफ लो क्वांटम यील्ड। तो इसमें सबसे पहली जो रीज़न है वो है डीएक्टिवेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का डीएक्टिवेट हो जाना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रिएक्शन में जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, वो फर्दर रिएक्ट करने से पहले ही क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इन द प्राइमरी प्रोसेस मे बी डीएक्टिवेटेड बिफोर दे गेट अपॉर्चुनिटी टू रिएक्ट। तो इससे क्या होगा, ये कैसे होता है, दिस इज काज्ड बाय कोलिजन विद सम इनर्ट मॉलिक्यूल्स। कुछ इनर्ट मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं या फिर फ्लोरीसेंस के ज़रिए।
अब ज़रा देखिएगा कि ए जो है मॉलिक्यूल, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये डीएक्टिवेट कैसे हुआ है, ठीक है, इसने रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की थी वो इसने एमिट कर दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर जो है प्रोडक्ट नहीं बनता। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस में फोटोन तो एब्जॉर्ब हुआ है लेकिन हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये रिएक्शन लो क्वांटम यील्ड में आएगा। अब सेकंड जो रीज़न है वो क्या है, अकरेंस ऑफ रिवर्स ऑफ द प्राइमरी रिएक्शन, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जो प्राइमरी रिएक्शन जो है, ठीक है, कि जिसमें फोटोन की एब्जॉर्प्शन से क्या हुआ कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दे अंडरगो अ थर्मल रिएक्शन गिविंग बैक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेप में क्या होगा कि थर्मल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, जब हीट मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल जो है A2 ये दोबारा क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा, दोबारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिवर्स थर्मल रिएक्शन प्रोसीड हुआ जिसकी वजह से इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम होगा, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें क्वांटम यील्ड क्या होगी। अच्छा, थर्ड रीज़न देखिएगा लो क्वांटम यील्ड की, ये है रिकम्बिनेशन ऑफ डिसोसिएटेड फ्रैगमेंट्स, रिकम्बिनेशन ऑफ डिसोसिएटेड फ्रैगमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रिएक्शन है, प्राइमरी प्रोसेस, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट होकर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ए बी मॉलिक्यूल जो है इसने क्या किया, फोटोन को अब्जॉर्ब किया और ये डिसोसिएट हो गया स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। तो क्या होगा कि नेक्स्ट क्या होगा, ये फ्रैगमेंट्स दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगी, ठीक है। जब दोबारा रिकम्बाइन होगी तो किस में कन्वर्ट होगी, रिएक्टेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट विल नॉट अकर। सेकेंडरी रिएक्शन में फर्दर जो है प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि वही फ्रैगमेंट्स दोबारा रिकम्बाइन हो जाती हैं। तो इसमें भी जो है यील्ड क्या होती है, लो होती है। अब यहाँ पे ज़रा एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, लो क्वांटम यील्ड की। तो हमारे पास एग्जांपल है डाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन, ठीक है। अब एंथ्रासीन जो है, एंथ्रासीन, इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C14H10, ठीक है। अब एंथ्रासीन जो है ये एक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 3 बेंजीन रिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि एंथ्रासीन डिजॉल्व इन बेंजीन इज एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, इट इज़ कन्वर्टेड टू डाई एंथ्रासीन, ठीक है। कि एंथ्रासीन जो है जब इसको हम क्या करते हैं, बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं और इट इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये किस में कन्वर्ट होता है, इसकी डाइमराइजेशन हो जाती है, ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, डाई एंथ्रासीन बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसकी क्वांटम यील्ड शुड बी 2, क्या होनी चाहिए, क्वांटम यील्ड 2 होनी चाहिए, बट एक्चुअली इसकी क्वांटम यील्ड कितनी है, 0.5। अब इसकी जो लो क्वांटम यील्ड है उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कि ये रिएक्शन जो है इट इज़ अकम्पेन्ड बाय फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस की वजह से क्या होता है, कुछ एक्साइटेड एंथ्रासीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जब डीएक्टिवेट होंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो लेस हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो मिक्सर है, अगर इसको हम एक्सपोज करें टू लाइट तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। अब ज़रा देखिएगा कि प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और ये एटॉमिक ब्रोमीन में कन्वर्ट होता है, यानी ब्रोमीन का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो इसका जो सेकंड रिएक्शन है कि जिसमें ब्रोमीन एटम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, ठीक है। तो इसी वजह से जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सेकंड रिएक्शन, यानी सेकंड स्टेप पे डिपेंड करेंगे। अब सेकंड स्टेप की जो है वो रेट जो है बहुत ही कम है, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। तो इस वजह से क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन भी क्या होंगे उस हिसाब से फिर स्लो होंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्योंकि बहुत ही स्लो है तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो ब्रोमीन एटम्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी रिएक्शन में वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, रिकम्बाइन होकर दोबारा ब्रोमीन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जब दोबारा ब्रोमीन में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा,
ठीक है, और हमारे पास क्वांटम यील्ड क्या होगी, लो हो जाएगी। ठीक, तो HBr molecules obtained per quantum is extremely small. The quantum yield of this reaction is found to be 0.01 at ordinary temperature। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी क्वांटम यील्ड कितनी है, बहुत ही कम है। अब इसकी रीज़न क्या थी, इसकी रीज़न ये थी कि प्राइमरी रिएक्शन के बाद जो सेकेंडरी रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो है, जिससे ज़्यादातर एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। ठीक है, क्वांटम यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज्ड और फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कितने टोटल फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं और उनकी वजह से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो डीकम्पोज हुए हैं या फॉर्म्ड हुए हैं, तो हमारे पास ये रेशो क्या आएगी, क्वांटम यील्ड। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डीकम्पोज और फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। अब ज़रा देखिएगा कि क्वांटम यील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डीकम्पोज इन अ गिवन टाइम। ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। तो हमने क्या करना है, हमने ये दोनों को फाइंड करना है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो रहे हैं गिवन टाइम में और कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है इन द सेम टाइम। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं वो फोटोन्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी टू नाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन और अ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक फोटोन या एक मोल फोटोन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट है। तो आइए हम एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट करते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद फोटोन्स। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, द एनर्जी ऑफ फोटोन्स। इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो है, हमारे पास जो प्लांक्स क्वांटम जो है इक्वेशन है वो क्या है, वो है E इज़ इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये किसके इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल टू द एच न्यू, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब एच जो है, एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.624 10⁻⁻24 अर्जिज सेकेंड, या फिर क्या होगा यहाँ पे 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वी न्यू लिखा हुआ है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी ओवर लैम्डा के। ठीक है, तो लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एंड सी इज़ अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की जो वेलोसिटी है ये कितनी है, ये होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब याद रखिएगा, अगर हमारे पास लैम्डा जो है वो सेंटीमीटर में हो तो एनर्जी को हम अर्जिस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी जो है ई, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हों, एवोगैड्रोस नंबर्स हों, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हों, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स हों, तो इसको हम बोलते हैं 1 आइंस्टाइन। ठीक है, यानी कि एक मोल फोटोन्स के साथ जितनी एनर्जी एसोसिएट होती है उसे क्या कहते हैं, 1 आइंस्टाइन। और ये हमने पहले भी डिस्कस की है बात, 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो 1 मोल फोटोन के साथ जितनी एनर्जी एसोसिएट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ज़रा देखिएगा, हमारे पास रिलेशन क्या है, E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो अगर 1 मोल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एन एच सी ओवर लैम्डा। अब एन की वैल्यू क्या होगी, 6.02 10⁻23, और एच की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट वो कितनी है, 3 × 10⁻10। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.196 10⁸8। ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ज़रा देखिएगा कि अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम लैम्डा को सेंटीमीटर की बजाय एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बनेगी 1.196 10⁻16 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यूनिट क्या होगा, अर्जिस पर मोल। ठीक हो गया।
अब हमें मालूम है कि 1 कैलोरी जो है ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द 4.184 10⁻⁷ अर्जिस। ठीक है, तो इस वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो किस में होगी, वो होगी कैलोरीज पर मोल में। ठीक है, और इसको हम क्या करें, अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा किलो कैलोरीज पर मोल। तो आपने ये रिलेशन याद रखना है कि एनर्जी जो कि 1 मोल ऑफ फोटॉन्स के साथ एसोसिएट है, जिसे 1 आइंस्टाइन कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2.859 डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई 10⁵ किलो कैलोरीज पर मोल। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड आइंस्टाइन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन, ये वेरी करती है विद वेवलेंथ। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर याद रखिए कि अगर वेवलेंथ हायर होगी तो जो आइंस्टाइन की वैल्यू है एनर्जी पर आइंस्टाइन, ठीक है, एनर्जी पर आइंस्टाइन वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइंस्टाइन से क्या मुराद है, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है उसे आइंस्टाइन कहते हैं, और ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हायर वेवलेंथ होगी तो एनर्जी पर आइंस्टाइन क्या होगी, स्मॉल। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, ज़रा देखिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 फोटोन 1 आइंस्टाइन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करने के लिए सिंपल फार्मूला h/c/λ। ये फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 2.4825 10⁻⁻12 अर्जिस। अब याद रखिएगा वेव लेंथ जो है हमने किस में वैल्यू पुट करनी है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई है तो सेंटीमीटर में करनी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻8 से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा एनर्जी का अर्जिस में। और पर आइंस्टाइन, तो एनर्जी पर आइंस्टाइन के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 10⁻23। तो हमारे पास वैल्यू आंसर क्या आएगा, 1.4945 10⁻12 अर्जिस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस ए वाज एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, 0.02 मोल ऑफ इट रिएक्टेड इन 20 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। In the same time, A absorbed 2.0 10⁻6 photons of light per second। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्वांटम यील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, हमने सबसे पहले सब्सटेंस ए दिया गया है और उसके कितने मोल्स हैं, उसके मोल्स हैं 0.002। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे कैसे, कि एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब पर सेकंड कितने, 2.0 10⁻6, तो वो लिख लें। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये फोटोन्स कितने टाइम में अब्जॉर्ब हुए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब इन 20 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू थी वो पर सेकंड थी और नीचे हमारे पास टाइम आ गया, तो हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब 20 मिनट्स और 4 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 1204 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 × 10⁻11। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हैं, वो एक्साइट हुए बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल फोटोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटम यील्ड आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, ठीक है, 1 × 10⁻⁻4 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डीकम्पोज्ड, हाउ मैनी फोटोन्स आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ इट्स क्वांटम एफिशिएंसी इज 10। ठीक है, अब क्वांटम एफिशिएंसी दी है, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हुए हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा, क्वांटम यील्ड की वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब का। तो कितना आंसर आया, 6.02 10⁻18, यानी इतने फोटोन एब्जॉर्ब होंगे जो क्या करेंगे, जो 1 × 10⁻⁴ मोल्स
सब्सटेंस को डीकम्पोज करेंगे, ठीक है, और इसकी क्वांटम यील्ड कितनी है, 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन प्रोपेनल एल्डिहाइड इज इरेडिएटेड विद लाइट, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 3020 एंगस्ट्रॉम है। इट इज़ डीकम्पोज टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डीकम्पोज होता है और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्वांटम यील्ड कितनी है, 0.54 है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, 15,000 अर्जीज पर मोल इन अ गिवन टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करनी है फॉर्म्ड इन मोल्स इन द सेम टाइम, ठीक है। अब इसका ज़रा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है, हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है, और क्वांटम यील्ड भी दी हुई है और एनर्जी भी दी हुई है, ठीक है, अर्जिस पर मोल में। तो हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड इन मोल्स इन द सेम टाइम, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, हमें मालूम है कि 1 आइंस्टाइन एनर्जी जो है ये होती है पर मोल ऑफ फोटोन्स की, ठीक है। अब हम ये रिलेशन लिखेंगे किसमें, अर्जिस पर मोल में, डिवाइड बाय लैम्डा आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। जब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू पुट होगी तो ये रिलेशन आ जाएगा 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू 1.196 10⁻16 डिवाइडेड बाय 3020 और यूनिट क्या है, अर्जिस पर मोल, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ से अब 1 आइंस्टाइन जो है ये इतने अर्जिस पर मोल के इक्वल है, ठीक है। तो 1 अर्जिस पर मोल कितने आइंस्टाइन के इक्वल होगा, तो इन वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 3020 ऊपर चला जाएगा और 1.196 मल्टीप्लाई 10⁻16 नीचे चला जाएगा, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने गिवन है, ये 15,000 अर्जिस पर मोल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 अर्जिस पर मोल जो है, अर्जिस मोल ऑफ एनर्जी, ठीक है, कितने आइंस्टाइन के इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.78 10⁻⁹ ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टाइंस एब्जॉर्ब्ड। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऊपर हैं तो नीचे फिर क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मोल होंगे, इस वजह से हम नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड। तो ये हमारे पास क्वांटम यील्ड थी 0.54, तो सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ आइंस्टाइन की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड। आंसर कितना आ रहा है, 2.04 10⁻⁹ मोल्स। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करते तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। In photochemical reaction, if the reactant molecule does not absorb the radiation required for the reaction is not possible, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ केसेस में रिएक्शन जो है वो लाइट एब्जॉर्प्शन के बगैर भी हो जाता है, ठीक है। इन सच केसेस द रिएक्शन मे स्टिल अकर इफ द फॉरेन स्पीशीज सच एज मर्करी वेपर इज प्रेजेंट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लाइट के एब्जॉर्प्शन के बगैर फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो फॉरेन स्पीशीज़ की मौजूदगी में होते हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी वेपर्स की मौजूदगी में। अब दरअसल होता क्या है कि जो मरकरी एटम्स हैं वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन को, ठीक है, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि एक्साइटेड मरकरी एटम्स जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि इस तरह जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ज़रा देखिएगा, द मर्करी एटम एब्जॉर्ब्स द इंसिडेंट रेडिएशन एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब वो स्पीशी जो क्या कर रही है, जो कि रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रही है और रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफ़र भी कर रही है फॉर एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसी स्पीशीज़ को या ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फोटो सेंसिटाइजर, ठीक है। और रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शंस। अब इसमें क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो खुद नहीं अब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशन को, बल्कि जो है फोटो सैनिटाइजर जो है सब्सटेंसेस वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं।
एब्जॉर्प्शन के नतीजे में फिर क्या होता है, एक्साइटेशन होती है और फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं और रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ ज़रा देखिएगा मरकरी वेपर का रोल, ठीक है, इसका क्या रोल है, गो बिटवीन, ठीक है, यानी कि क्या करेगा, मरकरी एटम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे और एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ और क्या करेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ज़रा देखिएगा इक्वेशन में भी क्या है कि मरकरी जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में गया और रिएक्टेड मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, रिएक्ट करके रिएक्टेड मॉलिक्यूल को रेडिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। अच्छा एग्जाम्पल देखें फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये फोटोसेंसिटाइज होता है बाय मरकरी वेपर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है बल्कि मरकरी जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को और फिर क्या होता है, फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ भी मरकरी वेपर क्या कर रहे हैं, फोटो सेंसिटाइजर का काम कर रहे हैं, ठीक है, और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगेन क्या होगा, प्राइमरी रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन होगी ऑफ रेडिएशन बाय मरकरी एटम्स और फिर मरकरी एटम्स जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे तो फिर वो प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन के जिसमें क्या होता है, एक फॉरेन स्पीशी क्या करती है, रिएक्शन के होने की वजह बनती है, ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं, फोटोसेंसिटाइज रिएक्शंस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोटोफिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। इफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ केमिकल चेंज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि क्या हुआ, सब्सटेंस ने, मॉलिक्यूल्स ने रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया और उसके नतीजे में कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उन रेडिएशन को री एमिट कर देंगे, ठीक है, इट इज़ री एमिटेड एज लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के फोटोफिजिकल प्रोसेसेस हैं, एक है फ्लोरिसेंस, दूसरा है फॉस्फोरिसेंस और तीसरा है केमिलुमिनेसेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लोरिसेंस को, ठीक है, फ्लोरिसेंस। अब इसमें ज़रा देखिएगा, सर्टन मॉलिक्यूल और एटम्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी एमिट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लाइट रेडिएशन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो रेडिएशन को अब री एमिट कर देते हैं, ठीक है। अब जो एमिशन होती है रेडिएशन की वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्लोरिसेंस कहलाता है, ठीक है। और सब्सटेंस जो कि फ्लोरिसेंस कर रहा है उसे क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं फ्लोरिसेंट सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस। अच्छा देखिएगा, फ्लोरिसेंस जो है ये कब स्टॉप होगी, जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन क्या हो, कट ऑफ हो, यानी आप इंसिडेंट रेडिएशन जो है, यानी रेडिएशन जिस सोर्स से आ रही हैं आप उस सोर्स को हटा दें, ठीक है, सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन जो है पड़ रही हैं तो कट ऑफ कर दें, तो क्या होगा, फ्लोरिसेंस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फ्लोरिसेंस तब तक रहेगी जब तक हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन जो है मौजूद है। एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, अ सोल्यूशन ऑफ क्यूनीन सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू विजिबल लाइट एग्जिबिट ब्लू फ्लोरिसेंस। जब विजिबल लाइट इस पे पड़ती है तो कौन सी रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है, ब्लू लाइट, ब्लू फ्लोरिसेंस जो है वो होती है। तो ये एग्जांपल है फ्लोरिसेंस की। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इन ईथर शोज ब्लड रेड फ्लोरिसेंस। अब जो सोल्यूशन है क्लोरोफिल इन ईथर, तो ये कौन सी फ्लोरिसेंस शो करता है, ब्लड रेड फ्लोरिसेंस शो करता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हमारे पास डिफरेंट जो है मिनरल्स, ठीक है, तो इन पे जब क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है तो ये डिफरेंट फ्लोरिसेंस, डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट लाइट एमिशन होती है इनसे। इसी तरह यहाँ देखिएगा, टॉनिक वाटर जो है इज़ क्लियर अंडर नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट में ये क्लियर है, ठीक है, बट
विविडली फ्लोरिसेंट अंडर वायलेट अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट में ये फ्लोरिसेंस शो कर रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्यूनीन यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग। ठीक है, फ्लेवर के लिए क्यूनीन को यूज़ किया जाता है जो कि फ्लोरिसेंस को शो करता है। इसी तरह अ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल, ये देखिएगा क्लोरोफिल इन ईथर, तो ये ब्लड रेड फ्लोरिसेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि वजह क्या है, एक्चुअली ये फ्लोरिसेंस कैसे क्यों शो होती है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हाई एनर्जी रेडिएशन, जब मॉलिक्यूल क्या करता है, हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें एक्साइटेशन होती है। ठीक है, वो एक्साइट होता है टू हायर एनर्जी स्टेट। हायर ट्रांजिशन से जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, सेवरल ट्रांजिशन के थ्रू वो रेडिएशन को एमिट करेगा। तो जो कलर है फ्लोरिसेंस का, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, यानी किस वेवलेंथ की लाइट जो है उस सब्सटेंस ने एमिट की है। ठीक है, इसको ज़रा दोबारा देखिएगा कि मॉलिक्यूल ने लाइट रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट हो गया, उसकी जो एनर्जी है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट से दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ठीक है, तो वो सेवरल ट्रांजिशंस के ज़रिए आता है। अगर तो वो डायरेक्ट हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए तो जितनी उसने रेडिएशन अब्जॉर्ब की थी वही एमिट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है ये है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस, अब इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, ठीक है, और फिर क्या करता है, लाइट को एमिट करता है इवन आफ्टर द इंसिडेंट रेडिएशन इज कट ऑफ। ठीक है, उसमें क्या था फ्लोरिसेंस में कि सब्सटेंस तब तक लाइट एमिट करेगा जब तक क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन मौजूद है, उस पर रेडिएशन पड़ रही है। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस जो है इसे डिले फ्लोरिसेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने इंसिडेंट रेडिएशन को कट ऑफ कर दिया, उसके बावजूद सब्सटेंस क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, फॉस्फोरेसेंस जो है आम तौर पे होती है, ठीक है, बाय अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट। ठीक है, और ये आम तौर पे सॉलिड सब्सटेंसेस में होती है। एग्जाम्पल देखिएगा कि सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम के सल्फेट्स जो हैं वो फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्लोरिसीन इन बोरिक एसिड, ये क्या करेगा, ये फॉस्फोरेसेंस शो करेगा इन द ब्लू रीजन। ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 5700 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होगी। तो सब्सटेंसेस अगर क्या करें, जब तक तो उन पे लाइट रेडिएशन पड़ रही हैं और वो क्या करें, लाइट को एमिट करें, तो ये क्या कहलाता है, फ्लोरिसेंस। और अगर आपने क्या किया है, आपने इंसिडेंट रेडिएशन का सोर्स हटा दिया है, उसके बावजूद सब्सटेंस क्या कर रहा है, लाइट को एमिट कर रहा है, तो इसको कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। अब ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ठीक है, फ्लोरिसेंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है लाइट रेडिएशन और एक्साइट हो जाता है और रिटर्न होता है टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो क्या होगा, वो लाइट एनर्जी को एमिट कर देगा। ठीक है, अब सम टाइम क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, फर्दर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से गुजर के। तो सम टाइम क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में ट्रैप हो जाता है, यानी वहाँ पे उसका जो लाइफ ड्यूरेशन है, ठीक है, लाइफ टाइम है, वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह क्या होगा, जो एमिशन ऑफ लाइट होगी, ठीक है, वो होगी इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लाइट सोर्स। अब सब्सटेंस जो है लाइट रेडिएशन उसने अब्जॉर्ब की, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड स्टेट में जब वापस आएगा क्या करेगा, लाइट को री एमिट करेगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हुए फर्दर ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा। तो हो सकता है कि किसी एक ट्रांजिशन स्टेट में उसका लाइफ ड्यूरेशन जो है, लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या हो गया, ट्रैप हो गया। तो नतीजतन क्या होगा, जो एमिशन ऑफ लाइट होगी वो थोड़ी लॉन्गर टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे डिले फ्लोरिसेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिले फ्लोरिसेंस। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ए सब्सटेंस है, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट से वापस जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब की थी वो क्या करेगा, एमिट करेगा,
अगर ये प्रोसेस जो है ये स्लो हो, ठीक है, तो फिर जो एमिशन ऑफ लाइट है वो होगी फॉर मच मोर टाइम, ठीक है, थोड़ी और ज़्यादा टाइम के लिए होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। अच्छा, थर्ड देखिएगा, थर्ड जो प्रोसेस है इसे कहते हैं केमिलुमिनेसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द एमिशन ऑफ विजिबल लाइट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। क्या होते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, जिनके नतीजे में लाइट की एमिशन, विजिबल लाइट की एमिशन होती है, ठीक है। तो अगर एमिशन ऑफ लाइट हो एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केमिलुमिनेसेंस, ठीक है। और जो रिएक्शन है, रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, इज द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट अब्जॉर्ब होती है तब रिएक्शन होता है, और केमिलुमिनेसेंस में क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में लाइट एमिशन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये रिवर्स है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो जो लाइट अमिट होती है इन अ केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन, इसको कहा जाता है कोल्ड लाइट, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में लाइट एमिशन हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, केमिलुमिनेसेंस। अच्छा, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, ज़रा देखिएगा। केमिलुमिनेसेंस ऑफ फायर फ्लाइज एंड ल्यूमिनोल। अब जो ग्लो है ऑफ फायर फ्लाइज, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ लूसीफेरिन। लूसीफेरिन प्रोटीन की एरियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है, ग्लो प्रोड्यूस होती है इन फायर फ्लाइज, और ये एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है जिसे क्या कहते हैं, लूसीफेरेज एंजाइम, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिएगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ 5 अमाइनो फिथैलिक साइक्लिक हाइड्राजाइड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनोल। अब इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये कौन सी लाइट एमिट करता है, प्रोड्यूसिंग ब्राइट ग्रीन लाइट। ये क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग ब्राइट ग्रीन लाइट। अब जरा देखें कि फायर फ्लाइज में ये लुमिनिसेंस हो रही है, ठीक है। तो अगर तो है कि क्या हो, बायोलॉजिकल जो हैं, ठीक है, थिंग्स, उनमें अगर इस तरह की लुमिनिसेंस होती है तो इसे बायोलुमिनिसेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। केमिलुमिनेसेंट रिएक्शन में होता है कि एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के दौरान वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है, जब वो क्या करेगा, अपनी एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा तो वो विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्साइटेड स्टेट में है, तो वो फिर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द विजिबल लाइट। तो इस तरह क्या होगा, रिएक्शन के नतीजे में ग्लो प्रोड्यूस होगा, लाइट एमिशन होगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, केमिलुमिनी। अब यहाँ पे ज़रा डिफरेंस देखिएगा फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में, ठीक है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, रेडिएशन की एमिशन होती है जब सब्सटेंस जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाता है और सिंगलेट स्टेट से फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, इसमें रेडिएशन की एमिशन होती है जब सब्सटेंस जो है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। अगर सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो फ्लोरेसेंस, और अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। अब फ्लोरेसेंस जो है, इसमें क्या होगा, रेडिएशन इज एमिटेड ओनली व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन देम, ठीक है। जब लाइट पड़ रही होगी, इंसिडेंट लाइट, तब तक क्या होगा, रेडिएशन एमिट होंगी। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है कि रेडिएशन इज एमिटेड इवन आफ्टर द लाइट सोर्स इज रिमूव्ड। आपने लाइट सोर्स को रिमूव कर दिया, उसके बावजूद रेडिएशन एमिट हो रही है, दिस इज कॉल्ड डिले फ्लोरेसेंस, ऐसे हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। अच्छा, जो सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लोरेसेंस शो करते हैं उसे फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो कि फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं उन्हें फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस कहा जाता है। अब फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इमीडिएट इमिशन ऑफ लाइट, जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिलेड एमिशन ऑफ लाइट,
ठीक है। अब फ्लोरेसेंस जो है इसकी जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट है। द एक्साइटेड स्टेट एटम हैव शॉर्ट लाइफ टाइम, जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट एटम हैव लॉन्ग लाइफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इट डू नॉट इन्वॉल्व द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन। फ्लोरेसेंस में जो स्पिन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन वो चेंज नहीं होती, जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन। एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल क्या करता है, उसकी स्पिन चेंज होती है, वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है। ठीक है। तो फ्लोरेसेंस जो है इसमें क्या है कि टाइम इंटरवल जो है एब्जॉर्प्शन और एमिशन के दरमियान बहुत ही शॉर्ट है, जबकि फॉस्फोरेसेंस में टाइम इंटरवल बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इज लॉन्ग। ठीक है। और एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल में फ्लोरोस्फेयर यूरेनियम ग्लास विद ग्रीन लाइट और सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इन ईथर, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस शो करते हैं। और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो हैं ये रूबी, एमराल्ड और सल्फेटेड जो हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सल्फेट्स वगैरह, ये फॉस्फोरेसेंस शो करते हैं। जी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जेबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है। देखिएगा कि जेबलॉन्स्की डायग्राम क्या है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल्स विद एन अ मॉलिक्यूल वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड। ठीक है। जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है, तो नतीजतन क्या होता है कि उसमें एक्साइटेशंस होती हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे एक्साइटेशन होती हैं। तो इन एक्साइटेशंस को हम एक डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो डायग्राम है विच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल्स विद इन अ मॉलिक्यूल वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, तो इस डायग्राम को हम जेबलॉन्स्की डायग्राम कहते हैं। ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि ये एक एनर्जी डायग्राम है। ठीक है। जिसमें हमने एनर्जी जो है उसको वर्टिकल एक्सिस में अरेंज किया हुआ है। अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है एस नॉट। ठीक है, ये एस ज़ीरो। तो एस ज़ीरो जो है ये ग्राउंड स्टेट को शो करता है। ठीक है। इट इज़ अ सिंगलेट स्टेट। ठीक है, सिंगलेट स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को शो करता है। ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि हर एनर्जी लेवल में क्या होता है, हर जो है एनर्जी लेवल उसमें फर्दर वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वो फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। एस वन जो है, एस वन इट इज़ अ सिंगलेट स्टेट, बट ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। इसी तरह एस टू क्या है, ये जो है ये सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है। इसी तरह एस थ्री जो है वो थर्ड होगी, तो ये एस एन तक जाएगा। ठीक है। इसी तरह एस क्या है, इट इज़ अ सिंगलेट स्टेट। टी से क्या मुराद है, टी से मुराद है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है। टी से क्या मुराद है, ट्रिपलेट स्टेट। और हर जो है एनर्जी स्टेट है इसमें फर्दर क्या होंगे, फर्दर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है। और वी से क्या मुराद होता है, वी से मुराद है वाइब्रेशनल स्टेट। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमने जो डिफरेंट जो है एनर्जी स्टेट्स को देखा है। ठीक है। तो हर कॉलम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी को शो करता है। ठीक है। तो कॉलम कॉन्टेन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इसमें क्या है, सिंगलेट स्टेट्स हैं और ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। ठीक है। अब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है की बात करेंगे, तो हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में फर्दर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं जो क्या कहलाती हैं, जो कहलाती हैं वाइब्रेशनल या वाइब्रोनिक एनर्जी स्टेट्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट जो है इंक्रीज होती है, तो जो डिफरेंस है इन एनर्जी बिकम्स लेस। ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एस ज़ीरो से एस वन, फिर एस टू, फिर एस थ्री, तो उनके दरमियान क्या होगा, उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो हैं वो जैसे जैसे क्लोज होंगे तो उनके दरमियान ओवरलैपिंग जो है, ठीक है, ओवरलैप ऑफ वाइब्रोनिक एनर्जी लेवल्स वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे हम एक्साइटेड स्टेट्स की तरफ जा रहे हैं उनमें एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो उनमें एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होगा, वाइब्रोनिक एनर्जी लेवल्स में ओवरलैपिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जब भी मॉलिक्यूल जो हैं वो
पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्बशन जो है, एब्जॉर्बेंस जो है हमेशा फोटॉन्स में होती है, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। और हर फोटोन जो है उसके साथ स्पेसिफिक एनर्जी एसोसिएट होती है। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि मॉलिक्यूल ने क्या किया, मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन के नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ये आपको जो पर्पल लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट एरो लाइंस शो हो रही हैं, ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट हुए हैं। अब याद रखिएगा कि जो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है जिसके ज़रिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। अब ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल S0 से S1 के सेकंड वाइब्रेशनल लेवल तक जाना है इलेक्ट्रॉन ने, तो इन दोनों लेवल्स के दरमियान जितना एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये एक्साइटेशन होगी, अदरवाइज ये एक्साइटेशन नहीं होगी। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ओनली सर्टन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर पॉसिबल फॉर एब्जॉर्बेंस that have energies that respond to the energy difference between two different energy states, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने कुछ बताया है कि ड्रग्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो किस वेवलेंथ पे होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे रीडिंग्स बताई हुई हैं। तो पहली बात जो हमने डिस्कस की है कि जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होंगे, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और इसको हम स्ट्रेट एरो पॉइंटिंग से लाइन से शो कर रहे हैं। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड इंटरनल कन्वर्जन। अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जिन्होंने क्या किया था, लाइट को एब्जॉर्ब किया था और उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में गए थे, तो मॉलिक्यूल जो कि हायर एनर्जी स्टेट में मौजूद है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, हायर एनर्जी स्टेट से जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, ठीक है, अपनी जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो लॉस करेंगे। इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन, इसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन को कर्व्ड एरो से शो किया जाता है बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल। अब ये जो रिलैक्सेशन है ज़रा देखिएगा, ये एक ही एनर्जी स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स में भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू शो किया हुआ है। तो अगर क्या हो, रिलैक्सेशन हो अकर बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल इन सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर क्या हो, रिलैक्सेशन हो बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स फ्रॉम वन हायर एनर्जी स्टेट टू अनदर लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, यानी कि S3 से S2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो रिलैक्सेशन है ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के दरमियान है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंटरनल कन्वर्जन, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हो या इंटरनल कन्वर्जन हो तो इसे कर्व्ड एरो से शो किया जाता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में क्या हो रही है, क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और नतीजतन एमिशन हो रही है फोटॉन्स की, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग फोटॉन्स, ठीक है। तो इसको भी क्या किया जाता है, इसको भी स्ट्रेट लाइन गोइंग डाउन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है जिसका एरो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब इस माइग्रेशन में क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वापस ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। अब वो ग्राउंड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डी एक्साइटेशन कहेंगे, ठीक है। और नतीजतन क्या होगा, एमिशन ऑफ फोटोन, तो इस प्रोसेस को हम क्या को बोलते हैं, इसे कहते हैं फ्लोरीसेंस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरीसेंस। अब फ्लोरीसेंस पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फ्लोरीसेंस क्या है कि जब क्या हो, हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, लोअर एनर्जी स्टेट में विद द एमिशन ऑफ फोटॉन्स,
तो इस प्रोसेस को फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब फ्लोरेसेंस जो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसके तो इसमें आपने याद रखना है कि फ्लोरेसेंस में आमतौर पे कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा देखिएगा कि फ्लोरेसेंस आम तौर पे होती है कि जब क्या है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी स्पिन को चेंज करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन चेंजेस स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि अगर सिंगलेट स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो वो क्या करेगा, वो जब ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो उसकी स्पिन चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज करता है, ठीक है। एक एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में से किस में जाता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसको इंडिकेट किया जाता है हॉरिजॉन्टल या कर्व्ड एरो, ठीक है, जो कि होती है फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर, ठीक है। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एरो के साथ इसको शो किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करे, ठीक है, उसकी माइग्रेशन कहाँ से हो, ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो, तो इस दौरान जो एमिशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फोरेसेंस। और ये जो है ट्रांजिशन, इसको फॉरबिडन ट्रांजिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरबिडन, ठीक है। इस फॉस्फोरेसेंस जो है इसको डिले फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इसका जो लाइफ टाइम है वो फॉस्फोरेसेंस की निस्बत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो है। सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, जिसको पर्पल लाइन से शो किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, ठीक है। अब क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में से फर्दर हमारे पास क्या थी, दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ठीक है। एक तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एनर्जी स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। या फिर क्या हो, एक सिंगलेट स्टेट से, ठीक है, दूसरी सिंगलेट स्टेट में माइग्रेशन हो, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक हो गया। अब ये ग्रीन जो है दिस इज इंटरनल कन्वर्जन, और ब्लू किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन को, ठीक है। अब क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो इसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। और अगर जो है इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। और अगर ट्रिपलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, ग्राउंड स्टेट में आया, तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। तो ये हमारे पास थी जेबलोंस्की डायग्राम, ठीक है, जो क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट जो है ट्रांजिशन को शो करती है। तो इसमें आपने इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कलर्ड वाइज जो है डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो इस डायग्राम से आप बड़ा इजीली जो है इसको अंडरस्टैंड। अच्छा यहाँ भी ज़रा देखिएगा, ये भी डायग्राम, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, सेम वही है जेम्बलोस्की डायग्राम, ठीक है। ये जो आपको सॉलिड ब्लैक लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है, दे आर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब ये जितनी भी ब्लू लाइंस हैं, ब्लू एरोज हैं, ये एब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो इसमें टाइम कितना होता है, 10⁻⁻15 सेकेंड, ठीक है, 10⁻⁻15 सेकेंड। उसके बाद जो ग्रीन लाइंस हैं ये फ्लोरेसेंस को शो करती हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंस क्या था, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन, ठीक है, और ये किसी भी वाइब्रेशनल लेवल्स में हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद ज़रा देखें तो नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंस, कि अगर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो ये क्या है, फॉस्फोरेसेंस। तो टाइम भी ज़रा नोट कीजिएगा, फ्लोरेसेंस का कितना होता है, 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻7, और फॉस्फोरेसेंस का क्या है, 10⁻⁻6 टू 10 सेकेंड। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ठीक है, फ्लोरेसेंस का जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट है, फॉस्फोरेसेंस का लाइफ टाइम ज़्यादा है। तो इन दोनों के जो आपने ये टाइम्स हैं, ठीक है, इनको नोट कर लेना है, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कन्वर्जन का हमने जिक्र किया, तो ये जो पर्पल हैं ये किसको शो कर रहे हैं, इंटरनल कन्वर्जन को, ठीक है। इंटरनल कन्वर्जन हमने पढ़ी कि क्या होगा,
इंटरनल कन्वर्जन होता है कि एक सिंगलेट स्टेट से दूसरी सिंगलेट स्टेट में जो ट्रांजिशन है, ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के एक ही एनर्जी स्टेट के डिफरेंट जो हैं लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स में जो ट्रांजिशन है, तो इसको येलो कलर से शो किया हुआ है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है, इट इज ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम अगर आप अच्छे से कर लें तो इसमें बहुत से पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस डिले जो है फ्लोरेसेंस क्यों है। इस चैप्टर में हमने फोटोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर में आपके बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।